हेलो गाइज, मैं बात करने वाला हूँ जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे कि जैव प्रक्रम है क्या। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये साइंस से है, विज्ञान, चैप्टर नंबर 6 यानी अध्याय 6। तो इसमें हम बात करने वाले हैं जैव प्रक्रम के बारे में कि जैव प्रक्रम है क्या। जो जैव के बारे में यानी कि जीवों के बारे में जो पोषण करते हैं, कैसे पोषण करते हैं, कैसे पोषण नहीं करते हैं, अपना भोजन कैसे बनाते हैं, कैसे नहीं भोजन बनाते, अपना कैसे बना लेते हैं भोजन, इसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। चलिए, ये जैव प्रक्रम क्या है। अब जैव प्रक्रम क्या है कि इसका क्या होता है, इसका मतलब ये क्या है कि जैव प्रक्रम है क्या। जैव प्रक्रम है वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी कि जो जीवों के अनुरक्षण, जो जीवों के रक्षण करते, रक्षा के कार्य करते हैं, वही जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक, अब जैव प्रक्रम के 4 भाग होते हैं। अब 4 भागों के नाम क्या हैं। अब 4 भाग ये होते हैं। एक का नाम है पोषण, दूसरा नाम है शोषण, तीसरा नाम है वहन और तीसरा का नाम है उत्सर्जन। यानी अगर कोई पूछेगा कि जैव प्रक्रम के कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं जैव प्रक्रम, तो ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं। एक होते हैं पोषण प्रक्रम, दूसरे होते हैं शोषण प्रक्रम, तीसरे होते हैं वहन प्रक्रम और चौथा होता है उत्सर्जन प्रक्रम। चलिए हम बात करेंगे कि पोषण क्या है। ठीक, चलिए पोषण क्या है। भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। भोजन ग्रहण करो, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उनका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह में बांटा जाता है। पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह में बांटा जा सकता है। एक होता है स्वपोषी पोषण, एक क्या होता है, एक होता है क्या होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। ठीक, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वपोषण, यानी कि हम किसके बारे में, स्वपोषण, स्वपोषी के बारे में हम बात करेंगे। चलिए बात करने वाले हैं। स्वपोषी पोषण क्या होता है। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, जैसे क्या क्या करेंगे, देखो क्या है। पोषण का वह तरीका जिसमें पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। उदाहरण के तौर पर बता सकते हैं हरे पौधे। अब हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्तियों में क्या पाया जाता है, जो हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे की जो पत्तियां होती हैं, लीफ, उसमें हरे पौधे में क्या लीफ होती है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और जो पौधा हरा होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्यों, किससे बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। पानी और सूर्य के प्रकाश से, यानी कि जो हम सांस छोड़ते हैं वही कार्बन डाइऑक्साइड है, और पानी तो जानते हैं जल है। सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है और बदले में क्या देता है हमें, जब बड़े हो जाता है, जो पौधे होता है, पेड़ बन जाते हैं, तो बदले में हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं ना। क्यों, ऑक्सीजन देते हैं ना।
ऑक्सीजन देते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। चलिए अब फिर से बात करेंगे हम। चलिए अब बात करेंगे विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं। अब विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं बताइए? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। इसे समझिएगा ये कि इसमें क्या कह रहा है। यानी इसमें क्या, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। यानी जीवा पोषण जो होता है वह जीव होता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करता है, दूसरों पर निर्भर करता है। जो दूसरों पर निर्भर करता है, उदाहरण तौर पर क्या कह सकते हैं, मानव व अन्य जीव ये दूसरों पर निर्भर करता है, ये भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। अब जंतु का ले लो। अब जैसे मान लीजिए बिल्ली है। अब बिल्ली अपना भोजन थोड़ी ना बनाती है। इंसान है, इंसान अपना भोजन थोड़ी ना बनाता है। अब जो बताइए, अब जो बिल्ली है, अब बताइए बिल्ली, कैट जो बिल्ली है, अब बताइए ये अपना भोजन बना सकती है? नहीं बना सकती है। अब ह्यूमन की बात करो, ह्यूमन यानी मानव, मनुष्य। अब बताइए मनुष्य अपना भोजन बना सकती है? नहीं बना सकती है। वो दूसरों पर निर्भर करता है। यानी कि स्वयं अपना भोजन तो बनाता तो है, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। बना तो लेते हैं, मनुष्य अपना भोजन बना तो लेते हैं, बट क्या होता है, दूसरों पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों पर निर्भर करते हैं। जैसे कुछ लोग आलसी होते हैं, भोजन अपना नहीं बना पाते हैं, दूसरों पर निर्भर कर देते हैं। ठीक। अब बिल्ली क्या है? अब बिल्ली बताइए भोजन अपना बना सकती है? बोलिए, बिल्ली अपना भोजन बना सकती है? नहीं बना सकती है भाई। क्यों नहीं बना सकती है? क्योंकि उसके हाथ पैर तो हैं, बट वो बना नहीं सकती। चलिए अब बात करने वाले हैं स्वपोषी पोषण। अच्छा, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण के बारे में समझ में आ गया होगा। यानी स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? अगर शॉर्टकट में बताएंगे स्वपोषी पोषण, शॉर्टकट में यह कहेंगे कि वो जीव अपने आसपास के वातावरण जो उपस्थित होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश के अपने भोजन स्वयं बनाते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। और जो विषम पोषण वो होते हैं, वो ऐसे जीव होते हैं, ऐसे जीव जो अपने हाथों से नहीं, यानी दूसरों पर निर्भर करते हैं, अपना स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, दूसरे यानी दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। ठीक, दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, ऐसे विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। राइट, समझ में आ गया आपको? चलिए ठीक है, अब आगे चलिए समझाते हैं। चलिए अब क्या बात करेंगे? अब बात करने वाले हैं स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं बताइए, आप लोग बताइए किसे कहते हैं? स्वपोषी पोषण हरे पौधों से में तथा कुछ जीवाणुओं से जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हो। यानी स्वपोषी पोषण हो हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है, उसी को स्वपोषी पोषण कहलाता है। वही तो कहलाता है स्वपोषी पोषण। यानी कि स्वपोषी जो हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, वही स्वपोषी पोषण कहलाता है। शॉर्टकट में है ये। स्वपोषी क्या कहलाता है? यानी जो जीवाणु प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, वही क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। चलिए आगे बात करने वाले हैं। चलिए अब बात करने वाले हैं किसका? अब बात करने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण का। ठीक, अब प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? चलिए बताते हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। चलिए यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए, ठीक है, इसमें देखिए लिखा हुआ है, यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। राइट,
क्या है? यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। समझ में आया? कुछ नहीं आया? चलिए फिर से समझा देते हैं। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है, यानी संचित रूप से परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, निरूपित यानी कि जो अच्छे से ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड क्या CO2 तथा जल H2O के रूप में लिए जाते हैं। ठीक, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। देखिए इसमें आपका लिखा भी हुआ है, देखिए यहाँ पर सूत्र भी लिखा हुआ, फार्मूला लिखा हुआ। यहाँ पर 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल की उपस्थिति के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लिया गया है। अब जब इधर हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे क्या है, चलिए उसके आगे करते हैं। चलिए करते हैं उसके आगे। अब उसके आगे क्या कहलाता है? अब उसके आगे ये है कि प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री बताइए। यानी कोई पूछ लेगा, एग्जामिनर पूछ लेगा, या पूछ सकता है अगर मान लीजिए कहीं अगर मान लीजिए लैब में, ठीक है, क्लास 10th में हो या 12 में हो, अगर इसमें पूछ लेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है, आप क्या जवाब दोगे? तो इसमें सीधी सी बात है, इसमें 4 होते हैं। एक सूर्य का प्रकाश होता है, क्लोरोफिल होता है, क्या क्या होता है बताइए? एक सूर्य का प्रकाश होता है, एक क्लोरोफिल होता है, और एक क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड स्थलीय पौधे इससे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। ये क्या हो गया? अब जल स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, ये भी हो गया। ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कितनी है? 4 पार्ट्स हैं इसमें। एक सूर्य का प्रकाश है, एक क्लोरोफिल है, एक कार्बन डाइऑक्साइड। इसके विस्तार पूर्वक से करेंगे कि विस्तार पूर्वक कि कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, तो स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड किससे कैसे प्राप्त करते हैं? स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, राइट। अब जल है, अब जल क्या है? अब बताओ जल कैसे प्राप्त करते हैं? स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण कर देते हैं। जो यहाँ पर जैसे क्या है, यहाँ पर देखिए हम जड़ बना रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, ये क्या हो गया? ये जड़ है, ये आपके जड़ हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? यहाँ से आपका क्या है? मिट्टी है। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या है? मिट्टी बन गई। देखिए क्या बन गया? मिट्टी बन गई। अब ये जब मिट्टी बन गई आपके, अब बताइए क्या है? जड़ है। अब कह रहा कि जल कैसे प्राप्त होता है? स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, यानी जो मिट्टी के अंदर जल होता है उसे सोख लेते हैं। जड़ों द्वारा उसे क्या कर लेते हैं? सोख लेते हैं, जिसे बोलते हैं ना सोख लेता है, तो सोख लेते हैं। कौन? जड़। जो मिट्टी होती है चारों तरफ से कन्वर्ट कर लेता है, अपने पास खींच लेता है। कौन? जड़। और जड़ के अंदर मिट्टी होते हैं, और मिट्टी के अंदर पानी होता है, और पानी अपने अंदर खींच लेता है। और पानी खींचने के बाद क्या कर लेता है? अपने ओर खींच लेता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक, अब फिर इसमें बात आ रही है, चलिए इसमें फिर बात क्या आ रही है? चलिए अब इसमें बात यह रही कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। अब कौन सी घटनाएं होती हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं, लेकिन कौन सी घटनाएं होती हैं
ये तो बात करना है, कौन सी घटनाएं होती हैं भाई? चलिए बताते हैं कौन सी घटनाएं होती हैं। चलिए बताते हैं। चलिए इसमें पूछ लेता है। चलिए इसमें पूछता क्या है, इसमें ये क्या पूछ लेता है, देखिए इसमें तो ये हो गया ना एकदम, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री तो बता दिए। अब सूर्य के प्रकाश क्या है, यानी कि सूर्य के प्रकाश एक हो गया, सूर्य के प्रकाश लेता है, एक क्लोरोफिल लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जल भी लेता है। ये तो हो गए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री जो पौधों के लिए जरूरी होता है। ठीक, चलिए अब दूसरा क्या है, दूसरा क्या है भाई? दूसरा ये है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। कौन सी घटनाएं होती हैं? 3 घटनाएं होती हैं। चलिए तीनों घटनाएं के नाम बता देते हैं। चलिए एक क्या होता है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्या होता है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, यानी जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अपनी ओर खींचना। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश को, अब प्रकाश की जो ऊर्जा होती है अपनी ओर खींच लेना, ये हो गया। अब फिर क्या होता है, दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या है? अब दूसरा ये है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यानी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होता है। ठीक, ये तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान होते हैं। ठीक है, ये घटनाएं हो गई। अब एक घटनाएं और हैं, कौन से हैं? चलिए पढ़ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। अब ये बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है? जो हम लोग क्या करते हैं, चावल खाते हैं ना, चावल। अब चावल जब खाते हैं तो पकाकर खाते हैं। अब पकाकर खाते हैं तो इसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। चावल में जब पकाकर खाते हैं तो इसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। इसमें जब हम पकाकर खाते हैं तो इसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक, चलिए कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, राइट। चलिए अब बात आती है रंध्र, जो स्टोमेटा होती हैं, उसकी अंग्रेजी क्या है? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होती है? अभी तो खत्म हो गई ना कि क्या क्या जरूरत होती है। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा, आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आप लोगों ने ये पढ़ा, हमने भी पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि पेड़ पौधों को उगाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए और क्या क्या सामग्री नहीं चाहिए, क्या क्या उसकी आवश्यकता होती है, कौन कौन सी बातें आवश्यकता होती है उगाने के लिए, और भोजन बनाता है नहीं भोजन बनाता है, कैसे भोजन बनाता है और कैसे भोजन नहीं बनाता है। अब चलिए अब स्टोमेटा के बारे में बात करते हैं। पहली बात, स्टोमेटा किसे कहते हैं? चलिए पढ़ देते हैं। स्टोमेटा किसे कहते हैं? पत्ती की सतह पर, ठीक है, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र स्टोमेटा कहते हैं। जो पत्ती के सतह होती है, ठीक है, आप लोग पत्ती देखे होंगे, ठीक है। अब जो उसमें सूक्ष्म छिद्र, आप उसमें किससे देखोगे? ठीक है, आपको उसे तो दिखाई देगा ही नहीं, आप सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, माइक्रोस्कोप देखोगे तो इसमें क्या होगा? दिखाई देगा, ठीक है। उसमें छोटे छोटे छिद्र बनाए होते हैं, बहुत सारे छिद्र बनाए होते हैं। किस तरह के? इस तरह के आपके छोटे छोटे छिद्र बनाए होते हैं, ठीक है। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र यानी स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है, जो इस तरह से बने हुए हैं। रंध्र के प्रकार कार्य, यानी कि अब बताइए स्टोमेटा रंध्र के प्रमुख कार्य क्या हैं? इसके 2 कार्य हैं।
एक होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। जो आप पत्ती देखें, पत्ती पत्ती किस तरह से देखे हैं, करिए हम बता देते हैं। पत्ती, चलिए आप लोग ऐसे पत्ती बनी होती है, अरे इसे बन जाती है, बन गई। चलिए अभी आपकी क्या बन गई, पत्ती बन गई। अब इसी पत्ती के जो होते हैं, पत्ती इसी के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। कहाँ पर दर्शाए गए हैं, यहाँ पर दर्शाए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दर्शाए गए हैं, अब छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं इसमें, ठीक। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। अब दूसरा क्या है, दूसरा यह है वाष्पो उत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। वाष्पो जो उत्सर्जन होता है प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। जल वाष्प देखे हैं, जो भाप, वाष्प मतलब क्या होता है, भाप बनना, क्या होता है, भाप बनना होता है। अब देखे हैं चावल में, चावल जब बनता है तो उसके अंदर उसके ऊपर धुआं उठता है, वही हमारा भाप है। गर्म पानी देखे हैं, गर्म पानी जब का में जब देखते हैं तो इसमें ऊपर से भाप निकलता है। चाय देखे होंगे, उसके ऊपर से भी भाप ही निकलता है, ठीक है। जो कप हमारा बन जाता है, कप कैसे बनता है, अब ये मान लीजिए हमारा कप है, ठीक। अब ये हमारा कप जो होता है, ठीक, अब इसके अंदर जो ऐसे ऐसे जो निकलते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ऊपर वाला, यही हमारा क्या है, भाप है। क्या है, भाप। भाप है, ठीक, ये हमारा भाप है। जो कप देखे हैं तो कप में क्या निकल जाते हैं, भाप। चलिए वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। अब देखिए, अब स्ट्रक्चर फिगर के, अब फिगर में देखिए, ध्यान से देखिएगा फिगर में। चलिए फिगर को ध्यान से देखने, चलिए देखिए फिगर को ध्यान से। चलिए अब देखिए, अब इसमें एक यहाँ पर बना हुआ है, जो यहाँ पर देखो दर्शाया गया है, सहायक कोशिका। क्या दर्शाया गया है, सहायक कोशिका दर्शाया गया है, ठीक। अब यहाँ पर क्या दर्शाया गया है, सहायक कोशिका दर्शाया गया है, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दर्शाया गया है, ये है सहायक कोशिका, ठीक। अब ये सहायक कोशिका होता है, अब ये अर्धचर्म कोशिका होता है, जो कम परतें वाली रहती है। जो यहाँ पर क्या होती हैं, कम परतों वाली रहती हैं। एक द्वार कोशिका है, ये क्या है, द्वार कोशिका, ये हमारा द्वार कोशिका है, ठीक। और ये जो बीच वाली रहती है रंध्र छिद्र है, ये क्या है, रंध्र छिद्र। क्या है ये, रंध्र छिद्र है। और ये तो जानते हैं, जो गोले गोले बने होते हैं, ये द्वार कोशिका है। और जो यहाँ पर है अर्धचर्म कोशिका है, यहाँ पर क्या है, सहायक कोशिका। ये क्या है, सहायक कोशिका होती है। ये पूरे पार्ट इसमें बताया गया, ठीक। अब ये जो बीच में है, बीच में ये रंध्र छिद्र बोलते हैं, जिसे स्टोमेटा होल बोलते हैं। स्टोमेटा अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्टोमेटा होल बोलते हैं। ये द्वारा कोशिका है, द्वार कोशिका, जिसे क्या बोलते हैं, द्वार कोशिका है ना। द्वार कोशिका क्या, कोशिका का अंग्रेजी क्या होता है, सेल होता है। अधिचर्म कोशिका होता है, अधिचर्म कोशिका, सहायक कोशिका होता है, ठीक। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। अब इसमें क्या है, रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म क्षेत्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते हैं, ठीक। ये तो समझ में आपको आ गया ना खूब अच्छे से। ये रंध्र स्टोमेटा, ये पत्तियों में ये क्या होता है, पत्ती की सतह पर क्या पाया जाता है, समझ में आ गया सबको, सबको समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब जल्दी जल्दी लाइक कर दो भाई।
सभी लोग, हाँ सभी लोग भाई लाइक करो, तभी तो पसंद आएगा, आप लोग को पसंद आएगा ना। लाइक कर दो भाई। चलो ठीक है, अब इसके बारे में क्या बात करेंगे हम। चलिए अब इसके बारे में बात करने वाला है विषम पोषी पोषण। अब आप बताइए कौन से पोषण के बारे में बात, क्या क्या पढ़ा, कौन सा पोषण बताइए। आपने अभी तक स्वपोषी पोषण पढ़ा, ठीक। यहाँ पर देखिए कौन सा पोषण पढ़ा, स्वपोषी पोषण पढ़ा। यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं स्वपोषी पोषण पढ़ा आप लोग। अब यहाँ पर देखिए, अब आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, विषम पोषी पोषण। क्या पढ़ने जा रहे हैं, विषम पोषी पोषण। चलिए अब हम पढ़ेंगे विषम पोषी पोषण, ठीक है। चलिए ये दूसरा है ना। चलिए विषम पोषी पोषण क्या है। अब इसका अंग्रेजी क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक, यानी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसका अंग्रेजी होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। अब विषम पोषी पोषण के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। यहाँ पर देखिए, एक भाग ये होते हैं और एक भाग ये होते हैं और एक भाग ये होते हैं। चलिए अब विषम पोषी के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक को कहते हैं प्राणी संपोषण, दूसरे क्या कहते हैं मृतजीवी पोषण, तीसरे क्या कहते हैं परजीवी पोषण। पहले को कहते हैं प्राण संपोषण, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, होलोजॉई कहते हैं। अमृतजीवी पोषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेप्रोफिटिक बोलते हैं। परजीवी पोषण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पैरासिटिक कहते हैं, ठीक। ठीक है, अब पहले हम बात करेंगे किसका, प्राणी संपोषण। अब बताइए प्राणी संपोषण अंग्रेजी में क्या है, होलोजोइक। ये है क्या, वास्तव में ये है क्या भाई, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए, इसमें जीव क्या है, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं। यानी क्या करते हैं, जो संपूर्ण जो भोजन होता है, भोज्य पदार्थ जो खाने योग्य होते हैं, ये क्या कर लेते हैं, ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण यानी कि खा लेते हैं, ठीक है। तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। उनका पाचन कहाँ होता है, शरीर के अंदर होता है। जैसे मनुष्य हो गए, कहाँ होता है उनका, शरीर के अंदर पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर क्या होता है, अमीबा होता है। अमीबा कैसे बनते हैं मालूम है, अमीबा कैसे बन गए, अब अमीबा ऐसे बनते हैं, देखो पहले अमीबा ऐसे बनते हैं। ये क्या हो गए, ये अमीबा होते हैं, ठीक। ये क्या हो गए, अमीबा। ये अमीबा ऐसे होते हैं। अब ये अमीबा इसके अंदर पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, अब इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, यहीं पर होता है उनका पाचन तंत्र। क्या होता है, पाचन होता है। पाचन जो शरीर के अंदर पाया जाता है, या तो मनुष्य के अंदर पाया जाता है पाचन क्रिया जो तंत्र होता है, या फिर अमीबा के ही पाए जाते हैं। राइट, समझ में आ गया आप लोग को, आ गया समझ में, चलो ठीक है। चलिए बात करते हैं क्या, अब अमीबा में पोषण कैसे होता है। अब बताइए, अमीबा के तो होते हैं, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य के अंदर क्या होते हैं, मनुष्य के अंदर जब क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। इसमें पाचन तंत्र भी होता है, फेफड़े होते हैं, और सारी बातें होती हैं इसमें। अब अमीबा में क्या होती हैं, अमीबा में क्या होती हैं, जो अपना पोषण बनाता है, पाचन तंत्र कर लेता है, पाचन क्रिया कर लेता है, क्या होता है उसमें, यही तो बात है ना। इसमें क्या है, अब देखिए यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर अमीबा बना हुआ, क्या बना हुआ है, यहाँ पर अमीबा बना हुआ। देखिए आप लोग देख सकते हैं ना, देख सकते हैं ना, यहाँ पर अमीबा बना हुआ है, बना है ना अमीबा, जवाब दीजिए, बना हुआ है ना। यहाँ पर देखिए पहले क्या करते हैं, देखो पहले अमीबा कैसे होता है। अब ये जो अमीबा होता है, इसमें देखिए केंद्रक पाया जाता है, जो बीच में यहाँ पर होता है,
अब खाद्य कण होता है जो यहाँ पर होता है, जो यहाँ पर अमीबा जो जमीन के अंदर, ठीक है, यहाँ पर खाद्य कण जो यहाँ पर कण होते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। अमीबा यानी भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है। अमीबा क्या कर लेता है, अपनी पादाप की सहायता से घेर लेता है। ठीक, अब दूसरे यहाँ पर बताया हुआ है पादाप कूटपाद क्या है। ठीक, अब ये खाद्य रिक्तिका, एक खाद्य रिक्तिका कर लेता है, क्या करता है, खाद्य रिक्तिका। यहाँ पर देखिए पादाप कूटपाद, यह पादाप करता है, यह कूटपाद कर लेता है। ठीक, अब तीसरा क्या है, खाद्य रिक्तिका खाद्य कण। खाद्य रिक्तिका क्या है, खाद्य यहाँ पर रिक्तिका कर लेता है और फिर यहाँ पर कर लेता है खाद्य कण यहाँ पर पाए जाते हैं, जो ये छोटे छोटे बनते हैं ना, खाद्य कण होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, उसके बाद अमीबा में पोषण हो जाते हैं। अमीबा में क्या हो जाते हैं, पोषण हो जाते हैं, तो ये घेर लेते हैं, ऐसे एकदम राउंड बना लेते हैं। अब राउंड में बना लेते हैं, इसमें हो गए, अब इसी के अंदर क्या होते हैं, पोषण अपना बना लेते हैं। ठीक, इस तरह के हो जाते हैं। जब घेर लेते हैं तो अंदर किस तरह पे हो जाते हैं, इस तरह के पाए जाते हैं। जिससे यहाँ पर क्या बना दिए, जिससे हम बना दिए यहाँ पर ऐसे पाए जाते हैं। तो इसमें इसी बीच में इस तरह के ऐसे घेर लेते हैं और इसी के अंदर क्या पाया जाता है, इसी के अंदर पाया जाता है, क्या पाया जाता है इसी के अंदर, पाचन तंत्र पाया जाता है। पाचन इसी की क्रिया से क्या कर लेते हैं, पाचन करते हैं, अपना शरीर पाचन कर लेते हैं, इसी की सहायता से पाचन करते हैं। ठीक है, हाँ। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। यहाँ पर देखिए खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। और यहाँ पर देखिए बचा हुआ अपच कोशिका के सतह की ओर गति करता है। बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ये जो पदार्थ होता है शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, यानी शरीर से बाहर निष्कर्ष यानी निकाल देता है। जितने पदार्थ जो अपचय पदार्थ होते हैं, विषम पदार्थ होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं। राइट, अब इसमें बात आते हैं, अब बताइए पैरामीशियम पोषण क्या होता है। इसी में आता है क्या, पैरामीशियम पोषण क्या होता है। जो पैरामीशियम होता है वो क्या होता है, दूसरा क्या आता है इसमें, आता है पैरामीशियम पोषण। बताइए, मालूम है, न मालूम है, चलिए बताइए पैरामीशियम पोषण क्या कहलाता है। इसमें 3 चरण पाए जाते हैं। कितने चरण पाए जाते हैं, 3 चरण पाए जाते हैं। कितने चरण पाए जाते हैं, 3 चरण। एक होता है पैरामीशियम, एक होते हैं पाच्छाभ्य, एक होते हैं भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। ठीक है, जो पैरामीशियम होते हैं ये पाजाब से जाते हैं। अब पाजाब में कोशिका पूरी तरह को ढक होते हैं। पैरामीशियम कहाँ जाता है, अब देखो पैरामीशियम की पोषण में कैसे होता है। अब पैरामीशियम जाता है किससे, पाजाब में। ठीक है, अब कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। उसके बाद कहाँ जाता है, भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। ठीक है, हाँ। उसके बाद क्या होता है, चलिए अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मनुष्य में पोषण कहलाते हैं। कैसे होता है बताइए, अब मनुष्य में पोषण कैसे होता है बताइए, अब मनुष्य में पोषण कैसे होता है, बता सकते हो। चलिए बताइए, मनुष्य में पोषण 5 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार से होते हैं। एक होते हैं अंतग्रहण, दूसरे होते हैं पाचन क्रिया, तीसरा होता है अवशोषण क्रिया, चौथा होता है स्वांगीकरण और पांचवा होता है बहिक्षेपण। ठीक है, अब इसी पांचों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसी पांचों के बारे में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। चलिए
आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है। यहाँ पर देखिए हम पढ़ रहे हैं, आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है, जिसे हम ग्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं। एक लंबी नली बनाई जाती है, जैसे पाइप होती है ना, पाइप खेतों में पानी देने के लिए क्या करते हैं, पाइप बिछाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार मुंह से आंत तक यानी पेट तक उसमें एक पाइप बिछा देते हैं, जिसे ग्रास नली कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं। राइट, समझ में आ गया कौन से पाइप बिछा होता है? आ गया ना समझ में? हाँ, आएगा आएगा। चलिए अब देखिए, मनुष्य पहले देखो क्या क्या करता है। अब मनुष्य पहले मुंह जाता, पहले क्या है करता, देखिए अब पहले मुंह में खाना खाता है, यानी पहले क्या करता है, पहले मुंह में क्या करता है, भोजन रखता है। फिर दूसरा क्या करता है, दांत से चबाता है। तीसरा क्या करता है, जीभ से लार चोते हैं, जीभ में भिगोता है लार ग्रंथि, जो भोजन को भिगो देता है। जैसे कि आप कुछ खाते हैं तो भिगोने का काम, इसमें पानी कहाँ से जाता है, ये भिगोने का काम कौन करता है? लार ग्रंथि। उसी के अंदर जीवा के अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं लार ग्रंथि। उसी के अंदर पाए जाते हैं लार ग्रंथि। वो क्या कर लेता है, उसमें पानी निकाल कर भिगोने की कोशिश करता है। ठीक है, अब भिगो कर, अगर भिगोएगा नहीं तो अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है, भिगो कर क्या करते हैं, अंदर ढकेल देता है। कौन ढकेल देता है? जीवा ढकेल देता है। ठीक, अब मुंह को क्या करना है, मुंह में केवल रखना होता है भोजन को। अब दांत क्या करता है, दांत का काम होता है चबाना। जीभ का क्या काम होता है, उसे क्या करना है, यानी कि इधर उधर ढकेलना। ठीक है, अंदर खींचना। और उसी जीभा के अंदर क्या पाया जाता है, लार ग्रंथि पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मुंह क्या करता है, भोजन के अंत ग्रहण करता है। ठीक है, दांत क्या करता है, भोजन को चबाता है, जैसे मैंने बताया है। जीभों के क्या करता है, भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देता है। ठीक, अब लार ग्रंथि क्या करता है, लार ग्रंथि से निकले हुए वाले रस को लार रस या लार ग्रंथि कहते हैं। जो लार ग्रंथि से निकलते हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या कहते हैं, लार या लार ग्रंथ कहते हैं। स्टार्च, लार, इम्पलेस, एमिन एमिलेस, एंजाइम, माल्टोस, शर्करा, आपके लार में क्या मिलाया होता है, बताइए। अगर कोई पूछेगा कि आपके लार से क्या निकलते हैं, तो बताएंगे आप स्टार्च, लार, एमिलेस, एंजाइम, माल्टोस, शर्करा। ठीक, अब दूसरा क्या है, अब भोजन, दूसरा क्या है, अब भोजन ग्रसिका। अब भोजन ग्रसिका कैसे करता है भाई? अब भोजन ग्रसिका निम्न प्रकार से करता है, जैसे क्या, मुंह से अमाशय तक भोजन, यानी मुंह से अमाशय तक क्या करता है, भोजन। मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमांकुच गति। ठीक है, मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमांकुच गति, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पेरिस्टैल्टिक कहते हैं, मूवमेंट द्वारा ले जाता है। ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन। ठीक है, मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमांकुचक गति पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट द्वारा ले जाता है। ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन होता है। ठीक, जिसे यहाँ पर बनाया गया हो, क्या बनाया गया, देखिए ध्यान से देखिए क्या बनाया गया है। देखिए यहाँ पर क्या बनाया गया, आप लोग सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए यहाँ पर मनुष्य का पूरा सचित्र वर्णन किया गया है, अंदर के पूरे पार्ट्स किया गया है ना। यहाँ पर क्या है, जिब्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या पूरा पूरा बनाया गया हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है, जीभ है। अब जीभ हमारा कैसे बना होता है, इस तरह के टाइप बने होते हैं। ठीक है, इस तरह के हमारे जीभ बने होते हैं, यही होता है हमारा जीभ। ठीक है, अब ये अंदर जो होते हैं, ये अंदर जाकर के ये हमारे इस तरह के बन जाते हैं।
इस तरह के बन जाते हैं, जो एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर। हमारे जीभ क्या कर लेता है, ऐसे मोड़ कर ऐसे खींच लेता है, ठीक है। अब ये जीभ होता है, अब यहाँ पर मुख, जो मुख को क्या कहते हैं, मुंह के अंदर को ही जो खींचता है, जो मुंह के अंदर जो नली होती है उसी को मुखवा कहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए हमारी ग्रासिका, जिसे ग्रास नली कहते हैं, जो ग्रास माने क्या, जो उसमें क्या कर लेता है, अपने अंदर खींच लेता है, यानी कि नली को क्या कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित, यानी कि कहाँ, पेट में लेकर चले जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ग्रास नलिका, ठीक है। चलिए अब ये क्या है, यकृति है। क्या है ये, यकृति, जिसे जलगुर्दा बोलते हैं ना। अब ये क्या है, हमारा अमाशय है, ठीक। अब ये क्या है, क्षुद्रांत है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आंतड़ियाँ बोलते हैं। अब ये क्या है, बृहदांत्र कोलान, जिसे हम क्या बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं। अब ये क्या है, गुरुद्वार होता है, ठीक है। अब ये यकृत पित्ताशय, यानी पित्ताशय पित्त का भंडारण। ये जो हमारी देख रहे हैं ना, हरा हरा, क्या कर, देखो ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो हरा हरा देख रहे हैं आप, यहाँ पर क्या है, पित्त का भंडारण होता है, इसमें पित्ताशय होता है, ठीक है। ये भंडारण करता है जो पित्त होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमें तीखा कराना, ठीक है, तीखा कराना, ये हमारा भेद कराता है कि जो तीखा होता है कैसे कैसे करता है, तीखा है कि नहीं है। अब ये जो हमारा क्या है, अब पित्त नली, यहाँ पर ये क्या है, ये पित्त नली पाया जाता है, क्या ये यहाँ पर पित्त नली होता है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये जो बीच में बना होता है, ये हमारा क्या है, अग्नाशय है। अग्नाशय क्या काम करता है, अग्नाशय हमारे काम ये करता है, जो पचे हुए भोजन क्या करता है, यानी कि पचे हुए भोजन को गरमा देता है। जैसे किसी तरह के हम क्या करते हैं, भोजन को गरमाते हैं ना खाने के लिए, ठीक उसी प्रकार भोजन को गरमाहट करके उसे क्या कर देता है, उससे एकदम से पीस देता है, ठीक। ये अग्नाशय है। और ये परिशेषिका, क्या है, ये परिशेषिका है, जो एक नली है, जो अंत का नली होता है, ठीक है। समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये पित्ताशय कृति, ये मानव पाचन तंत्र का समझ में आ गया आप लोगों को। और जो यहाँ पर होता है, ये क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर होता है, ये क्या होता है यहाँ पर, यहाँ पर ये होता है मस्तिष्क होता है, क्या होता है, मस्तिष्क होता है, ठीक है। क्या होता है, मस्तिष्क होता है। देखिए मुंह पढ़ा, ग्रसिका पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे हम, तीसरा अमाशय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अमाशय पढ़ेंगे, ठीक है। अमाशय क्या होता है, अमाशय में होता क्या है, अमाशय में ये होता है कि जठर ग्रंथियाँ, इसमें 3 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, एक पेप्सिन पाई जाती है, एक हाइड्रोक्लोरिक पाई जाती है, एक श्लेष्मा पाया जाता है, ठीक। अब पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन ये होता है कि पाचक एंजाइम होता है, प्रोटीन का पाचन करता है। जो पाचक एंजाइम होता है क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक, जिसे मसल्स बनते हैं, मांसपेशियाँ बनती हैं, ठीक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है। ये क्या करता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है, ठीक। तीसरा क्या है, श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या है, अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है, ठीक है। ये क्या करता है, अमाशय की आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। अब चौथा क्या है, ये तो हमने पढ़ा अमाशय। अब चौथा क्या है, चौथा ये है कि आंतरस। अब आंतरस क्या है, अब आंतरस क्या है, इसमें किस में पाए जाते हैं, इसमें 3 पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट होता है, एक वसा होता है, एक प्रोटीन होता है। हमारे शरीर को बनाने के लिए जो होता है, क्या की जरूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है, वसा की जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट में क्या किया, ग्लूकोज हो गया, वसा में क्या हो गया, वसा अम्ल हो गया, ठीक। क्या हो गया, वसा अम्ल हो गया, ठीक है। प्रोटीन में क्या हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, ठीक। अब तीसरा इसमें क्या है, अब देखो देखो हमने क्या कहा, आंतरस पढ़ा ना। इसमें क्या है, यकृति। क्या है ये, यकृति। अब यकृति तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है, यकृति तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है, अभी हमने बताया ना। इसमें क्या है, यकृति पित्तरस पित्तशय, यानी यकृति पित्तरस पित्त लवण वसा, पित्त लवण वसा, बड़ी कोलिकाओं इमल्सीकरण छोटी कलिकाओं, अग्नाशय अग्नाशय रस। अब बताइए अग्नाशय क्या है, अग्नाशय क्या है, अग्नाशिका रस में 3 चरण होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, 3 कितने पार्ट्स होते हैं,
3 पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं एमिलेस एंजाइम, एक होते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम, एक होते हैं लाइपेज एंजाइम। अब बताइए एमिलेस एंजाइम क्या होते हैं? इसमें क्या होते हैं? देखिए प्रोटीन ट्रिप्सिन पेप्टोन्स होता है। वसा क्या होता है? देखो प्रोटीन ट्रिप्सिन पेप्टोन्स होता है। वसा क्या होता है? लाइपेज वसा अम्ल होता है। स्टार्च क्या होता है? एमिलेस ग्लूकोज होता है। अब तीसरा क्या है? दार्धरोम क्या है? अवशोषण का सतही अब ये क्या है? चौथा क्या है? क्षेत्रफल बढ़ा देता है। इस क्षेत्रफल माने शरीर को बढ़ा देता है। क्या कर देता है? शरीर को बढ़ा देता है। इसमें शरीर को क्या कर लेता है? आयु बढ़ाता है। ठीक है। अब पांचवा क्या है? बृहदान्त्र। क्या है? बृहदान्त्र। जल का अवशोषण क्या है? जल का अवशोषण वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। राइट, ठीक है ना? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। चलिए श्वसन क्या है? मनुष्य श्वसन कैसे करता है? बताइए मनुष्य अपना श्वसन कैसे करता है? सांस कैसे लेता है? ये बताती है। सांस कैसे लेता है? पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है। अब जो पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई सामग्री का उपयोग कोशिका में होता है, कोशिका यानी सेल, जिससे विभिन्न जैव होता है प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है? ऊर्जा, एनर्जी प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है। जिसे हम सांस लेते हैं, जैसे इस तरह से हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। ठीक। चलिए अब भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का क्या करता है? विखंडन। ठीक। चलिए ये क्या है? अब ग्लूकोज, इसमें क्या होता है? ग्लूकोज पाया जाता है। अब ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6 और क्वेश्चन में क्या है? 6C। अब कोशिका द्रव में 3C यानी पायरुवेट ऊर्जा प्लस ऊर्जा कर देता है। पायरुवेट क्या करता है? पायरुवेट प्लस ऊर्जा कर देता है। ठीक। उसके बाद क्या है? इसमें 3 चरण होते हैं। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसमें ऑक्सीजन का अभाव, इसमें ऑक्सीजन का अभाव होता है, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है। ठीक। अब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति क्या होता है? एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा, जैसे ईस्ट किण्वन होता है। ऑक्सीजन का अभाव क्या होता है? लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा हमारी पेशी कोशिका में होता है। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 2 प्रकार के कहते हैं। एक वायवीय क्या होता है? एक वायवीय श्वसन, एक अवायवीय श्वसन। अब वायवीय श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और अव्यय श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यानी ये अव्यय श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक, समझ में आ गया आपको? आ रहा समझ में ना? हाँ आएगा। चलिए दूसरा क्या होता है? ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक, इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें देखिए अलग है, इसमें क्या है? अलग ही है। ठीक, इसमें तीसरा क्या है? यह कोशिका द्रव व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें क्या होता है? यह केवल कोशिका द्रव में होता है। इसमें क्या है? अधिक ऊर्जा उत्पन्न होते हैं 36 ATP उदाहरण मानव में। इसमें क्या है? कम ऊर्जा उत्पन्न होता है। यानी ये क्या होता है? कम ऊर्जा होता है 2 ATP उदाहरण के लिए ईस्ट में। ठीक है, ठीक है।
ये तो हो गया मानव शोषण, ये तो हो गया मानव पोषण के बारे में, ठीक है। अब आगे के चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, मानव शोषण, यानी मानव शोषण जो होता है अब आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक ठीक है। चलिए क्या कब पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इतने आप लोग को समझ में आ गया होगा ना, आप कोई पूछेगा तो बता दोगे, पक्का, बहुत अच्छे।